जय जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। सूरजपुर में डबल मर्डर से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। दरअसल संदिग्ध आरोपी कुलदीप साहू के घर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आदतन अपराधी कुलदीप साहू पर हत्या का शक है और गुस्साए लोगों ने यहां प्रदर्शन किया, नागर को बंद करा दिया। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा हुआ है और पुलिस आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। दरअसल घर पर ही दोनों की हत्या कर दी गई और घर से करीब 10 किलोमीटर दूर सड़क पर दोनों के शव पाए गए। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। महगमा में ये डबल मर्डर हुआ और कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दो तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह ये पूरा नृशंस हत्याकांड अंजाम दिया गया, पुलिस आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के मामले को लेकर लोगों में न सिर्फ आक्रोश है बल्कि इस बात पर अब वो न्याय की भी गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। लोगों ने नागर को बंद कराया। घटना स्थल जाके सारी जगह देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीजें, और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूंकि तालीब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नसाव या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो बंद कर दो, आज एकदम कुछ नहीं, आज बंद कर दीजिए। बंद कर दो, आज एकदम कुछ नहीं, आज बंद कर दीजिए। से जो हालात यहां पर बने हुए हैं उस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी अपने सहयोगी वरुण रॉय से लेना चाहेंगे और चलेंगे उनके पास। वरुण, अभी क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल प्रदर्शनकारियों की, और पीड़ित जो आरक्षक है उसका क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, आरोपी के बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से पूरा घटना हुआ, जिस तरह से मामला इतना बड़ा जघन्य तरह से ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया और पति पत्नी को मार दिया गया। जो संदेही है, इसी संदेही के तलाश में रात भर आरक्षक जो प्रधान आरक्षक है वो घर से बाहर उसकी पतासाजी में करता रहा। और जो संदेही है उस पर यह संदेह जताया जा रहा है कि वही रात को घर में आकर पत्नी को और उसकी बेटी को घर पर हत्या कर दिया धारदार हथियार से। उसके बाद शव को ले जाके वो कर दिया। तो उसके बाद केवल ये आरक्षक की बात नहीं है, पूरा नगर जो है, पुलिस महकमा के अलावा भी पूरा नगर है, जिला है, वो आक्रोश में तब्दील हो गया और उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। यहां तक कि जो संदेही है उसके घर को भी लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने आके हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन लोगों के भीड़ को समझाइश में जुटी हुई है, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है, जब तक संदेही की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मामले का पूरा खुलासा नहीं हो जाता, तब तक ये आक्रोश फिलहाल तो यहां पर बना हुआ है। जी, पुलिस प्रशासन क्या यहां पर, क्योंकि संदिग्ध की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक लोगों का गुस्सा भी संभव है कि शांत न हो, लेकिन उन्हें नियंत्रण में रखना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर का भी तो विषय है। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी चीज है कि इनको शांत करना। और ऐसे में आज 2-3 वीआईपी मोमेंट जो है सूरजपुर में होने, पुलिस बल जगह जगह तैनात तो है, लेकिन पूरे फिलहाल जो नगर को शांत कराने के लिए उतना पुलिस बल नहीं है। तो नतीजा ये भी है कि आक्रोश पे पुलिस जो कमजोर नजर आ रही है। और जो जिस तरह से ये जो वारदात हुई है छोटे से सूरजपुर जिले में, इतना बड़ा वारदात को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं अपराध को लेकर भी लोगों का गुस्सा है। और ये गुस्सा कब तक शांत होगा, ये तो अब प्रशासनिक क्या पहल होती है उसके बाद ही पता चल सकेगा। जी, और जिस घर को आग लगाई गई वहां पर क्या स्थिति है वरुण? क्या घर में कोई परिवार के और लोग नहीं रहते थे? क्या आग को बुझाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है? प्रशासन कहां है, पुलिस कहां है?
देखिए, जिस तरह से वीआईपी मोमेंट्स है, मुख्यमंत्री के दौरा भी है सूरजपुर में, ऐसे में जो पुलिस बल जगह जगह तैनात हैं, उनके व्यवस्था में, उनके सुरक्षा चाक चौबंद में, ऐसे में यहाँ की जो स्थिति थी, एक बल जो यहाँ सूरजपुर में मौके पर है वो क्योंकि जिस तरह से संदेही का जब से उसका नाम सामने आया, संदेही जो कुलदीप साहू, उसके बाद से उसके घर के लोग भी सभी नदारद हो गए थे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि आदतन बदमाश है जो संदेही है, और पूर्व में भी कई बार कई अपराध में अंदर जा चुका है, जेल का हवा भी खा चुका है। तो ऐसे में लोगों का आक्रोश वैसे भी था उस संदेही को लेकर, और नतीजा ये रहा कि उसके घर को भी आके हवाले किया गया। हालांकि कुछ घर में कोई ऐसे लोग नहीं थे जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके, लेकिन जो आक्रोश है वो उसके घर के खिलाफ में भी नजर आया, और खासकर जो सरकारी जमीन है उस पर उसका घर बना हुआ है, उसको लेकर भी उसे वहां से बेदखली की कार्रवाई हो, ऐसी बहुत सारी मांगे जो है। मान लिया जाए कि उपद्रवी भीड़, प्रदर्शनकारी भीड़ जो नाराज है इस मर्डर से, वो अगर शहर को आग भी लगा दे तो पुलिस अब बचाने नहीं आएगी, क्योंकि वो वीआईपी मूवमेंट्स में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हालात तो बिल्कुल वैसे ही अभी बने हुए हैं, और खासकर जो पुलिस प्रशासन का है कि लोगों का भी बस यही कहना है कि चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा वरुण, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गैंगस्टर अमन साहू की आज रायपुर कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन के रिमांड की मांग की और गैंगस्टर को झारखंड से आधी रात को रायपुर लाया गया। अमन साहू को सरायकेला जेल प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, और आपको बता दें कि ये अमन साहू जो कोयला कारोबारी के आवास पर और दफ्तर पर लगातार रेकी कर रहा था, उसके बाद उसके ऊपर फायर किया गया। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर से 24 से ज्यादा सवाल यहां पर पूछे जाने हैं, जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा है। आईजी और एसएसपी गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ करेंगे। अमन साहू गैंग की महिला सदस्य समेत 11 सदस्यों की इस केस में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये देखिए, जो कार्रवाई हुई उस दौरान की और वक्त की जब ये हमला किया गया था, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है, देखना होगा रिमांड कितने दिन की मिलती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इसके संबंध में लगातार डिटेल्स आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रायपुर फायरिंग मामले में पूछताछ होनी है। आईजी एसएसपी इस गैंगस्टर से पूछताछ करेंगे, और साथ ही जो पहले 11 गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी पूछताछ चल ही रही है, और कोयला कारोबारी पर फायर किए जाने के मामले में कार्रवाई चल रही है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। युगल, अब जिस तरह से प्रोडक्शन वारंट पर एक कुख्यात अपराधी को लाया गया है, ये नाम तो इसका अमन साहू है, लेकिन अमनो चैन का ये बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। अब कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, आगे क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए हम तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो कोर्ट का प्रीमाइसेस है, देखिए यहाँ पर सशस्त्र पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये जो न्यायालय है वहाँ पर सुनवाई अभी चल रही है। रायपुर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड है वो मांगी है। देखिए सशस्त्र जवान बाकायदा यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से यहाँ पर कार्यवाही है वो लगातार चल रही है। कोर्ट में 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। ये वही अमन साहू है, इसके 2 मामले हैं, 2 मामले पर पूछताछ होनी है। आज जिस मामले पर उसे कोर्ट में पेश किया गया है, तो उसमें इनके जो गुर्गे थे, वो गुर्गों ने एक योजना बनाई थी, षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, और गंज पुलिस ने तब आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद इस मामले पर है वो पूछताछ करनी है, और बाकायदा इसमें आईजी है और एसएसपी हैं, दोनों इस पे पृथक से पूछताछ है वो करेंगे। और दूसरे मामले की अगर हम बात करें, तो दूसरे मामले में यहाँ पर जो रायपुर पुलिस इस पर पूछताछ अलग से करेगी, क्योंकि एक कारोबारी के घर जो दफ्तर में गोली चली थी, उसके बाद इस जो अपराध में जो संलिप्त थे, एक महिला पम्मी है, उसके सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी है, वो क्राइम ब्रांच पुलिस ने की है, अलग अलग राज्यों से की है। और ये कुख्यात गैंगस्टर है अमन साहू, झारखंड में 100 मामले दर्ज है, तो उसको लेकर के यहाँ पर अभी कोर्ट में अपना पक्ष जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने रखा है। 5 दिन की
रिमांड की मांग की है और इसके बाद और कई भी खुलासे हो सकेंगे। जैसे कि विश्नोई गैंग्स ने एनसीपी नेता की हत्या की है, तो क्या किस तरह से ये जो नेक्सस है, गिरोह है, ये काम करता है, इसका खुलासा भी है वो हो सकेगा। अब जब रिमांड मिलेगी पुलिस तो अनेक खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन ऐसे व्यापारी हैं जिनको मारने के लिए सुपारी ले रखा था, किन के नाम से, तमाम ऐसे राज हैं, वो अमन साहू है जब रिमांड में आने के बाद है वो उगल सकता है। जी ठीक है युगल, आप नजर बनाए रखिएगा कोर्ट का क्या निर्णय रहता है और कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे पेंड्रा से खबर, जहां पर एक प्रेमी जोड़ा फंदे पर लटकता मिला है और ये दोनों, क्या इन्होंने सुसाइड किया या फिर इनकी हत्या की गई, इन दोनों ही एंगल से फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि जो युवती, जो लड़की थी, महिला थी, वो शादीशुदा थी और अपने घर से भागकर आ गई थी प्रेमी के साथ और निवसा गांव के खेत में पेड़ से दोनों के शव लटकते पाए गए। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुबीर, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये जहां पर दोनों के शव पाए गए हैं, इनमें से किसका ये गांव था और कब इस बात का खुलासा हुआ, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली, पुलिस क्या कह रही है? जी, बताना चाहूंगा कि आज तड़के सुबह जो नेवसा गांव के खेत में लोगों के द्वारा फंदे पर लटकी जोड़ी नजर आई, जिसके बाद जो है लोगों ने इसकी जानकारी सरपंच और पुलिस को दी। उसके बाद बताया जा रहा है कि यह जो है प्रेमी जोड़ी था, जो मदरवानी गांव का रहने वाला था, यह पेंड्रा थाना क्षेत्र में आता है। वह लड़की जो है, बताया जा रहा है कि लड़की जो है अपने घर जमाई पति को पसंद नहीं करती थी और अन्य युवक को पसंद करती थी, जिसके बाद कल रात कुछ झगड़े के बाद ये जोड़ा बाहर निकलता और इस जो परिवार था इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद नाराज होकर यह परिवार जाता है और गौरेला थाना क्षेत्र के नेवसा में ये पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या करती है। वहीं गौरेला पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का है, तो पुलिस की जांच के बाद ही यह पता चलेगा। जी, लेकिन सुबीर, ये नहीं पता चला कि ये जो जहां पर ये शव लटकते पाए गए, ये किसका गांव था? जो प्रेमी जिसके साथ वो भाग कर आई उसका गांव था या महिला का गांव था या ससुराल था? यहां तक कैसे पहुंचे ये लोग? जी, पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही इस गांव के नहीं है और यह लड़ाई के बाद इस गांव से गुजर रहे थे और उसके बाद ही शायद इन्होंने यहाँ फांसी का बात तय किया होगा और यहाँ इनका शव जहाँ पे मिला है यह इनके गांव से काफी दूर में है। जी बिल्कुल, और चूंकि सुबीर इसमें भी इन्वेस्टिगेशन का ये एंगल भी काफी महत्वपूर्ण रह जाता है कि आखिर ये दोनों अपने गांव से कितनी दूर आकर इस तरह से किसी अनजान अलग गांव में जाकर फांसी लगा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। दरअसल आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है और दावा या यूं कहें कि सिफारिश ये की गई है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो जाएं तो पैसा, समय, मानव संसाधन सब बचेगा और विकास कार्य में तेजी आएगी। 4 अगस्त 2024 को कमेटी का गठन किया गया था, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। बहुत जल्द सरकार इस पर निर्णय लेगी और पता चलेगा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव क्या एक साथ हो सकेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में स्वाभाविक रूप से यह समझा जा सकता है कि यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो ये राज्य सरकार और सरकार के खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार से उसे अभयदान देगा। और बात करेंगे विश्व शुक्ला, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विश्व, जानना चाहेंगे कि जो ये रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें सिफारिश ये की गई है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो उसमें क्या सिर्फ उसके प्लस पॉइंट्स लिखे हुए हैं या फिर एक साथ चुनाव कराए जाने के संबंध में होने वाली परेशानियां या चुनौतियों के बारे में भी जिक्र है? जी, आशीष, छत्तीसगढ़ में नगर निगम और पंचायत के चुनाव अब एक साथ हो सकते हैं क्योंकि एक राज्य और एक चुनाव को लेकर विष्णुदेव साय की सरकार जो है काम कर रही थी। इसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में। 5 सदस्यीय कमेटी ने ये सिफारिश की है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ किए जाना चाहिए।
इसको लेकर उन्होंने ये बातें भी कही हैं कि इससे जहां एक तरफ जो है वो पैसे की बर्बादी रुकेगी, पैसे की बचाव होगा, उसके साथ ही जो आचार संहिता है उसके लगने के कारण जो विकास के काम रुक जाते हैं वो भी नहीं होगा। अभी जो है वो 2 अलग अलग बार आचार संहिता लगती है, एक बार पंचायत चुनाव में, एक बार नगरीय निकाय चुनाव में, तो विकास के जो काम है वो ठप पड़ जाते हैं। इसको लेकर भी जो है वो हवाला दिया गया है इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है। इसके साथ ही कल होने बिल्कुल, वाली आप नजर बनाए रखिएगा विश्व, आगे आपसे अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। रामनिवास रावत विजयपुर के प्रत्याशी होंगे। वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बन गई है। बुधनी विधानसभा पर अब पैनल बनेगा। बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई और पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, दावा किया जा रहा है। सरकार के कामों के आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। रामनिवास अब यहीं से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये विजयपुर विधानसभा है, जहां से उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में जब वो आए थे उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो रामनिवास रावत बीजेपी के एक बार फिर यहां से प्रत्याशी होंगे वो और एक बार फिर चुनाव में उतरेंगे। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि जो बुधनी विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए बाकायदा पैनल बनाया जाएगा और संभावित नामों पर चर्चा होगी और पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सरकार के अब तक के कामकाज के आधार पर ही आगामी उपचुनाव लड़े जाएंगे, पार्टी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बन गई है। विजयपुर से वे चुनाव लड़ेंगे। सरकार में उन्हें वन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से जिन हालातों में वो पूर्व पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में आए थे, उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि उन्हें जल्द ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। फिर उसी कयास के आधार पर उसे सत्य साबित होते समय नहीं लगा और उन्हें कैबिनेट में जगह दी भी गई और उन्होंने शपथ ली कैबिनेट के माफ कीजिएगा राज्य मंत्री के तौर पर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से विजयपुर में जीत हुई थी उस वक्त पार्टी दूसरी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे दूसरी पार्टी के टिकट पर। कितना जन समर्थन मिलने की संभावना और पार्टी अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं पार्टी की तैयारियों की बात करूं, जिस तरीके से जब से उनका इस्तीफा बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद 3 से 4 दौरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। वहां पर करोड़ों रुपए विकास कार्यों की सौगात भी वहां दे चुके हैं। चूंकि देखिए वो कांग्रेस से लोकसभा के समय बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद उनको जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था उसके बाद ही लगभग तय माना जा रहा था कि उनका नाम जो है वो सिंगल पैनल नाम रहेगा और पार्टी उनको ही चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि इस दौरान कुछ दिनों पहले ये देखने में आया था कि वहां से पूर्व विधायक जो बीजेपी के रहे सीताराम आदिवासी, उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उनको आदिवासी विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि रामनिवास रावत ही वहां से विधायक का चुनाव लड़े। बुधनी का क्या रहेगा? अगर मैं बुधनी की बात करूं तो 3 से 4 नामों का पैनल जो है वो तैयार करने की बात यहाँ जरूर मीटिंग में हुई है कि 3 से 4 जो नाम हैं उनको उनके नामों को वो एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और वहां से डिसीजन होगा। और देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई, संगठन के तमाम पदाधिकारी थे, ऐसे में शिवराज जी की वो सीट रही है, लंबे समय तक शिवराज जी वहां पर विधायक रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे भी इस बारे में राय मशवरा जरूर किया जाएगा कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है जो बीजेपी की जो जीत की परंपरा है उसको जारी रख सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र, आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और कांकेर में बीच सड़क पर अजगर दिखने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये अफरा तफरी कम कौतूहल ज्यादा था। भारी भरकम अजगर को देखकर लोगों में एक अजीब सी उत्सुकता देखने को मिली और काफी देर तक कुछ लोग तो उसे परेशान करते रहे। फिर कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाया, फिर कुछ लोगों ने उसे अपलोड किया और उसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। तो आप सीक्वेंस देखिए कि जो काम सबसे पहले करना था उस काम को सबसे आखिर में किया गया और सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर अजगर सहमा लटका हुआ था, रास्ता तलाश रहा था कि आखिर इंसानों से बच के वो कहां जाए। और करीब 9 फीट लंबा अजगर जो स्नेक कैचर की मदद से जंगल तक पहुंचा।
और जशपुर के पथल गांव में ट्रैक्टर हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भी प्रशासन यहां पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इस घटना के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता से अधिक लोगों को भूसे की तरह भरकर ले जाया जा रहा है। जान जोखिम में क्या, जान हथेली पर लग कर ले जा रहे हैं लोग और ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा भी कर रहे हैं। हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे और न जाने कितने ही ऐसे मामले हैं जिसमें पिकअप में, ट्रैक्टर में भर भर कर लोगों को ले जाया जाता है और जब वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो प्रशासन पल्ला झाड़कर एक तरफ हो जाता है। बालोद थाने में पूछताछ के दौरान मौत होने के मामले पर अब सख्त एक्शन लिया गया। दरअसल अर्जुंदा थाने के एक एएसआई और 2 कांस्टेबल्स को लाइन अटैच कर दिया गया है। बालोद एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए अलग से टीम बनाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की थी और पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने से बाद में आरोपी की मौत हो गई थी और परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में धरना दिया। तो वो अभी उनकी बेल नहीं हो पाई है, इस वजह से उनकी डेड बॉडी वो लोग लेकर आए थे और उनका ये है कि उनका इकलौता लड़का है, उसकी बेल हो जाती और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर पाते। इसी बीच उनका ये भी एक आरोप था कि उस समय जब अस्पताल की घटना हुई थी तो पुलिस वालों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई थी और उस बात को जो है पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया था। इस आशा की वो शिकायत भी किए हैं कि साहब उस समय उनके साथ मारपीट हुई थी, तो तत्समय में डॉक्टरी वगैरह हुई थी और उसी आधार पर वो जेल भी दाखिल हुए थे। उस समय भी उनका मेडिकल जेल में पेश हुआ था और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब उसके बाद जो होगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच करके जो भी परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर जो है इनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। पैदा मोडकेल के एक ग्रामीण को नक्सलियों ने अगवा कर लिया और 9 दिन से ग्रामीण नक्सली के कब्जे में है। सर्व आदिवासी समाज ने उससे छोड़ने की अपील की है और आपको बता दें कि पैदा बोडकेल का बारसे भीमा 9 दिन से नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों को अपील करते हैं कि निर्दोष आदिवासियों को मारना बंद करे और कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत गलत थी और हमारे समाज के साथ जो हो रहा है। और बढ़ते हैं आगे, अब दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।